हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं नीट 2023 के फिजिक्स पेपर को। तो एंड तक बने रहें और देखें कि कितने बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और मिलाते जाए, क्रॉस चेक करते जाए कि आपके कितने सवाल सही हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाए के नीट 2023 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, द रेशियो ऑफ radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। तो कितना होगा? कितना सस्ता और सटीक और छोटा सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। के यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन है, और अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की बात करें तो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इसे इक्वेट कर दो तो एम के स्क्वायर, मतलब इसे K1 मान लो तो हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई? K1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/5 आर स्क्वायर। अब हम ये हमने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल लिया। अब हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए अगर काम करें, हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर की बात कर रहा है तो आई, तो ये हो जाता है एम के स्क्वायर, और हाई हॉलो स्फीयर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करो फिर से। तो एम के स्क्वायर इज इक्वल, इसको K2 मान लो, तो K2 मान लिया हमने K2, और इसको क्या माना हमने? इसको हमने K1 माना था, ठीक है। तो 2/3 एम आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो K2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 2/3 आर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? रेशियो। क्या पूछ रहा है? रेशियो। तो K1 स्क्वायर अपॉन K2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो K1 स्क्वायर अपॉन K2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2/5 आर स्क्वायर इंटू और इसका रेसिप्रोकल, तो 2/3 आर स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट, तो क्या बच गया? 3/5। तो 3:5 इज द आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3:5, मतलब कि फोर्थ नंबर आंसर इसका होगा। तो सॉल्यूशन देख लिया आपने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? ध्यान से देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। तो सीजियम का दिया, उसके बाद पोटेशियम का दिया, सोडियम का दिया हुआ है। तो वर्क फंक्शन मतलब कि फाई, दोनों सबका फाई दिया हुआ है। फाई सीजियम का कितना दिया हुआ है? सीजियम का फाई दिया हुआ है कितना? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद किसका फाई दिया हुआ है? पोटेशियम का। पोटेशियम का कितना दिया हुआ है? 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद किसका दे रहा है? तो सोडियम का दिया हुआ है। सोडियम का दिया हुआ है कितना? सोडियम का दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी ई की वैल्यू दी गई है कितनी? 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमिट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इमिट करेगा? तो याद रखिए, अगर वर्क फंक्शन, याद रखना है अगर आपको, कि अगर एनर्जी ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन, ये कंडीशन है। अगर इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, ठीक है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, तो ही इमिट होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ही इमिट होगा क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ही इमिट होगा क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखिए कि इससे ज्यादा मतलब वर्क फंक्शन, अब ध्यान से देखिए, एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2.14 इसका है, मतलब सिर्फ इसके। और इसे अगर आप देखें पोटेशियम का, तो इसका क्या है? वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब इसके केस में फाई ज्यादा हो गया तो एनर्जी कम है। इस वाले केस में भी फाई ज्यादा है और जो गिवन एनर्जी है वो कम है। इस वाले केस में क्या है? फाई, इस वाले केस में फाई जो है वो कम है और एनर्जी ज्यादा है। तो यही कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? तो सीजियम में होगा। बात समझ में आ रही है? तो इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन होने चाहिए किससे? वर्क फंक्शन से, तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो पाएंगे। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सीजियम फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा सीजियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर जो तीसरा सवाल है वो क्या है? ध्यान से देखिए। तीसरा सवाल कहता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सोप सॉल्यूशन इज नियरली टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे, यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो क्या है? ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले वर्क फंक्शन मतलब कि वर्क डन कितना होगा? वर्क डन निकाल लेंगे हम। तो वर्क डन होता है सरफेस टेंशन, वर्क डन होगा सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन, इसका सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में जो इंक्रीजमेंट होगा तो सरफेस टेंशन कितना है, तो सरफेस टेंशन है 0.03 इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो बबल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 2 इंटू 4πr²। अब क्या है इसमें सॉल्व करना है, 0.03 इंटू 2 इंटू 4π 4 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है, तो आर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गया मीटर में। अब इसे क्या करना था, इसे बस गुना भाग करना है, इधर आ गया 0 और इधर आ गया 0 और इधर तो हो गया 0, तो कितना आ गया ये ध्यान से देखिए, 2 3 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है 4 सॉरी मिस्टेक्स देखिए 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6, हाँ सही था, 3 2 जा 6 इंटू 4 इंटू 3 314 गुने 2 दूनी 4 और नीचे आ गया कितना 10⁸ ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, कितना है 6 चौके 24 और 24 चौके कितना हो जाएगा 96, तो 96 इज इक्वल टू, ठीक है 4 चौके 16, हाँ 96 इज इक्वल इंटू 314 अपॉन वो 10⁸। अब इसे सॉल्व करना है तो 10⁻, उसके जूल में लाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 314 और 96 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2 और 6 और 2 8 और 6 3 18, इधर आ जाएगा 4 9 36 का 6 हाथ में रहा 3, 9 3 12 का 2 हाथ में रहा 1, 3 9 27 और 1 28, तो कितना आ गया, ये आ गया 4 8 6 14 का 4 हाथ में रहा 1 8 2 10 और 1 11 हाथ में रहा 1 8 1 9 10 और 3, तो ये आ गया आपका 3। अब ये 4 है, देखो ये आ गया कितना 30 144 अपॉन 10⁸। अब इसे इस वाले फॉर्म में लाना है, इस वाले फॉर्म में लाओगे तो ध्यान से देखो कौन सा आ जाएगा, तो 4 0 इधर ले आओ, तो 4 0 जब तुम इधर मतलब डेसिमल के इधर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 0144 इंटू 10⁻⁴ -4 जूल। अब ध्यान से देखो ये आंसर किससे मिल रहा है, तो ये आंसर मिल रहा है 2 नंबर से, तो आपका आंसर हो गया 2। बात समझ में आ रही है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेजिस्टेंस ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड्स, इतना इतना दिया हुआ है। तो ध्यान से समझिए किस तरह का सवाल है। एक कार्बन रजिस्टर ले लो, सबसे पहले इस पर 4 पट्टी दे दो, पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर बताता है ABCD, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर बताता है पहला, और दूसरा C जो है वो मल्टीप्लायर बताता है, मल्टीप्लायर के बारे में बताता है, और D जो है वो टॉलरेंस के बारे में बताता है। D किसके बारे में बताता है, टॉलरेंस के बारे में बताता है, D टॉलरेंस के बारे में बताता है। अब जब D टॉलरेंस के बारे में बताता है तो यहाँ आपको दिया हुआ है 22,000 प्लस माइनस 5%, तो इसे आप मल्टीप्लायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं +-5। और अगर आप टेबल देखें तो 10⁻³ मल्टीप्लायर किसका होता है, तो ऑरेंज का होता है। अगर आपको टेबल ध्यान में है तो 10⁻³ जो मल्टीप्लायर होता है वो किसका होता है, ऑरेंज का होता है, तो इसका सही जवाब है ऑरेंज। बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से ये सवाल बनाना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है इन LCR सीरीज सर्किट, एक LCR सीरीज सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस दिया हुआ है कितना, L10 mH कैपेसिटेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ऑकर्स, रेजोनेंस पूछ रहा है। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन है आपके दिमाग में होना चाहिए, XL और XC अगर इक्वल हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। XL का फॉर्मूला होता है L ओमेगा और इसका होता है 1/C ओमेगा, ठीक है। तो L ओमेगा और C ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/LC, तो ओमेगा कितना हो गया √LC। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो f की वैल्यू क्या हो गई, f की वैल्यू हो गई 1/2π√L और C तो 1/2 इंटू 3.14, उसके बाद √अंडर L की वैल्यू कितनी है 10 mH, मतलब 10 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 10⁻�6, ठीक है। रेजिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। तो अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये ऊपर चला गया 2 0, ये आ गया कितना 628 100/628, और ये इसे ध्यान से देखो, इसे क्या लिख सकते हो,
तो -6 -3 हो गया -9 और प्लस, तो -8 बाहर आ गया तो -4 तो अब ध्यान से देखिए किस फॉर्मेट पर आ जाएगा, किस फॉर्मेट पर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका ऊपर आ गया कितना 100, ठीक है, और 10 टू द किलो के टर्म में, तो किलो के टर्म में 100 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन कितना आ गया 628। अब इसमें से 10 टू द पावर 3 अलग कर दो और एक जीरो इधर कर दो, तो ये आ गया 1000 अपॉन 628, और 1000 अपॉन 628 है, तो जाहिर सी बात है कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 15 टाइम्स में तो जाएगा नहीं, जाएगा कितने टाइम्स में 1.59 टाइम्स में जाएगा। ध्यान से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो कि उतने में ही जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 1.59 किलो हर्ज, 595 पॉइंट, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये 5वां सवाल हमने कर लिया। अब दूसरे तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है in an plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of इतना। तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है आपको 48 वोल्ट मीटर इनवर्स, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन सी, ठीक है, ई नॉट अपॉन सी। अब क्या है इसमें सॉल्व कर दो, ई नॉट की वैल्यू कितनी 48 और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना चला गया 16 टाइम चला गया, तो ये कितना आ गया 16 टाइम चला गया है, तो 16 इंटू 10 टू द पावर -8, तो इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, मतलब 2 नंबर इसका आंसर कितना है 2 नंबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। तो इस तरह के सस्ते सस्ते सवाल पूछे गए हैं नीट 2023 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े तो ध्यान से देखिए, कहता है फोटोवोल्टिक डिवाइस, क्वेश्चन है फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही कथन है, ये सही स्टेटमेंट है कि जो फोटोवोल्टिक डिवाइस है वो ऑप्टिकल रेडिएशन को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये उसी के लिए, उसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। दूसरा कहता है कि जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। ये भी बिल्कुल बात सही है कि जो जेनर डायोड बनाया जाता है वो रिवर्स बायस के लिए बनाया जाता है, ठीक है, रिवर्स बायस के लिए बनाया जाता है। और किस रीजन में बनाया जाता है, ब्रेकडाउन। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन। किसके वजह से, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन की वजह से, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर, टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर, तो क्या होगा, तो इसका सही जवाब है रैंडम एरर। ये किसकी वजह से होगा, रैंडम एरर की वजह से होगा, ठीक है, किसकी वजह से होगा, ये रैंडम एरर की वजह से होगा, पर्सनल एरर की वजह से नहीं होगा, लीस्ट काउंट की नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 रैंडम एरर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि कितना सस्ता सवाल पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि इफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर 0 ओवर ए सरफेस, देन अगर फ्लक्स की बात हो रही है, अगर फ्लक्स 0 है, अगर फ्लक्स क्या है 0, अगर फ्लक्स 0 है तो क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, तो ये नहीं होगा। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी, ये भी नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ये भी नहीं होगा। ये तीनों सिचुएशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो चौथा जो बचता है वो क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस must be equal to the number of field lines, बात सही है। तो number of flux entering the surface must be equal to the number of flux leaving it। तो इसका सही ऐसा क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स होगा, जितने फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं उतने ही फील्ड लाइंस अगर निकल जाए तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर। अब इसके बाद कहता है इफ द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflection in this circuit the value of R is given by। तो अगर
अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है तो इस आर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल और सस्ता सवाल है, ध्यान से देखिए। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग इस सवाल को करेंगे। ध्यान से देखिए, चलिए देखिए। तो गैल्वेनोमीटर डज नॉट, तो इसका सवाल हो जाएगा। तो इसे हम सबसे पहले इस सर्किट में करंट कितनी होगी, तो करंट अगर हम निकालें तो करंट होगा E इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो E की वैल्यू कितनी है 10, तो I इज इक्वल टू आ गया 10 अपॉन, ठीक है, R1 प्लस R2। R1 कितना है, एक है 400, दूसरा नहीं पता तो 400 प्लस R। अब ध्यान से देखिए वोल्टेज कितनी है इसमें, तो V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट। दूसरे साइड की अगर देखें तो V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो आई आर इज इक्वल टू कितना है 2 वोल्ट, तो आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन 400 प्लस आर, 10 अपॉन 400 प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2v। तो इसे सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 10r इज इक्वल टू 800 प्लस 2r। तो ये इधर आ गया तो कितना आ जाएगा 8r इज इक्वल टू 800। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। r की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। बात समझ में आ रही है, r की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। तो इसका सही जवाब है 2। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट क्लास अंदाज में नोट करते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहता है सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन कहता है कि एन एसी सोर्स कनेक्टेड, ठीक है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल को करेंगे इस तरफ। सबसे पहले Q इज इक्वल टू CV होता है, ये कैपेसिटेंस में चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो हो जाएगा dQ अपॉन dt इज इक्वल टू C बाहर और dV बाई dt। और चूंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, एसी सोर्स की बात हो रही है, तो C V की जगह हम पुट कर देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन dt। और आपको पता है dQ बाई dt हो जाएगा किस क्या करंट, तो C इज इक्वल टू CV नॉट बाहर और साइन ओमेगा टी को बाहर का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टू। तो ध्यान से देखिए आई किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के प्रोपोर्शनल है। तो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है तो कह रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन ओमेगा फ्रीक्वेंसी। अगर ओमेगा घट जाएगा तो कौन घटेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट घट जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है एक्चुअली नहीं, ये कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज हो जाएगी किसके वजह से, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग ये वाला सवाल करते हैं। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी सस्ता सवाल है। सवाल कहता है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सेल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें भी एक रिलेशन आपके दिमाग में होना था, जो फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ev, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें ये रिलेशन दिया गया है। तो hc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc अपॉन ev इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। तो ध्यान से देखिए लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है आपको, लैम्डा प्रोपोर्शनल आ रहा है v के, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अपॉन v। बात समझ में आ रही है, कितना सस्ता सवाल नीट में पूछा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कहता है द वेंट्रीमीटर क्या है ये सवाल देखिए ध्यान से। द वेंट्रीमीटर, ठीक है, द वेंट्री वर्क्स मीटर वर्क्स ऑन सिंपल, जो प्रिंसिपल एक्सिस है और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फाइंड किया जाता है। हाइजीन प्रिंसिपल जो है वो हाइजीन प्रिंसिपल है जो लाइट के वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, क्योंकि जो वेंट्रीमीटर है वो प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करता है और फ्लूइड के रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। तो इसलिए बर्नौलीज प्रिंसिपल इसका सही आंसर हो जाएगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरा सवाल कहता है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन डायोड है, एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है, लोड रेजिस्टेंस है। कौन सा कंपोनेंट एसी रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो सिंपल, जो सर्किट अगर आपके दिमाग में है तो आपको ये फील होगा कि जो कैपेसिटर है वो एसी रिपल्स को हटाने का काम करता है। तो जो कैपेसिटर है वो एसी रिपल्स को हटाने का काम करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैपेसिटर। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द
क्वेश्चन है मेटल वायर जिसके पास रेजिस्टेंस कितना है 0.4, इतना 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 इतना, आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो कोई इसमें खास बात नहीं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो आप पावर इनटू रिलेटिव एरर, जैसे मास है तो डेल्टा एम अपॉन एम इनटू परसेंट, ये परसेंटेज एरर आ गया, जोड़ देना है सारे के परसेंटेज एरर को जोड़ देना। उसके बाद किसकी बात हो रही है, रेडियस, तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला यहां लिख लो, तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और चूंकि वायर है, चूंकि क्या है वायर, तो वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा m बाई 4 पाई 2 पाई, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो m का पावर अब इसके लिए लिख दो, r के लिए, पाई तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता है, r तो r के लिए लिखेंगे 2, r का पावर कितना है 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% और प्लस l के लिए, l का भी पावर 1 है तो डेल्टा l बाई एल इंटू 100। अब इसे क्या करना था, इसे सॉल्व कर देना था, इसे क्या करना था, सॉल्व कर देना था। इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, इसे कुछ देर के लिए यहां ले चलते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए m का पावर यहाँ n डाल ही दो, n का पावर यहाँ 1, n का पावर m, मास का पावर कितना है 1। अब देखो 1 इंटू डेल्टा m कितना है, देखिए यहां से डेल्टा m 0.002 बाई m कितना है 0.4 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा r कितना है, डेल्टा r है 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस 1, डेल्टा एल कितना है देखो ध्यान से, तो 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर देना है और कोई खास बात नहीं है इसमें। अब इसे उड़ाओ, देखो उड़ाने का काम कलर चेंज करके करेंगे, इसे उड़ाओ तो यहाँ नीचे आ जाता है कितना 1 2 3, 3 0 आ गए, और इसे उड़ाओगे तो यहाँ एक 0 जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस 1000 से ये 1000 हो जाता है, ढिचिक तो कितना आ गया, ये आ जाता है 1/2, इधर आ गया 1/2, इधर कितना आएगा, इसे उड़ाओ तो इधर आ जाता है 3 0, और इधर उड़ाओगे तो ये आ गया 3 0, 3 0 से 3 0 हो जाता है, ढिचिक तो कितना आ गया 1/3 प्लस, फिर इसे उड़ाओ, ये डेसिमल उड़ाओ तो इधर आ गया 100, तो 100 से 100 चला गया तो इधर आ गया 2/5, और सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 सब का एलसीएम कितना आ गया 30, ये आ गया 10, सॉरी ये आ गया 15, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 10, और ये कितना आ गया तो 12, तो सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 37/30। तो इसे अगर आप डिवाइड दोगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली, नियरली बाई कह रहा है ना, तो 1.6% आंसर इसका आएगा। तो बात समझ में आ रही है किस तरह से ये सवाल बनाया गया है। अब हम इस पर बात करते हैं। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट, इफ स्क्रीन इज मूव्ड away from the plane of its angular separation of the fringes remains constant। बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो फॉर्मूला है एंगुलर सेपरेशन का वो होता है लैम्डा अपॉन डी। क्या होता है, लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, ये एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला है। तो कहता है कि अगर डी बढ़ाए, मतलब ये कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कैपिटल डी दो स्क्रीन के बीच की दूरी, कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम मूव करेंगे तो एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो बात तो सही है, क्योंकि डी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वो जस का तस रहेगा। दूसरा कहता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को हम चेंज कर देते हैं लार्जर वेवलेंथ से, मतलब हमने लैम्डा इंक्रीज कर दिया है, तो एंगुलर सेपरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो जो एंगुलर सेपरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये ऑप्शन मिलता है 2 नंबर, ये स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी कितना होगा। तो सबसे आसान क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर है तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ के, और x कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया, u इज इक्वल टू u इनिशियल आ गया हाफ के, और ये आ गया 4। उसके बाद हमने उसे स्ट्रेच कर दिया है, तो स्ट्रेच करने पर कितना आएगा, तो हाफ के 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया, तो हाफ के, और ये आ गया 16।
है ना। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो हाफ के और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। और ध्यान से देखिए हाफ के 4 तो यू इनिशियल है, यू इनिशियल इंटू 4 मतलब कि जो यू फाइनल है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है, तो 4 टाइम्स बढ़ गया है तो स्टोर विल भी कितना हो जाएगा, 4u। बात समझ में आ रही है फर्स्ट क्लास अंदाज में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसके बाद जो कहता है वो क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t1 एंड एयर टेक्स्ट क्लोजर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल आपको समझना है, क्रिटिकल एंगल कोई खास बात नहीं है, क्रिटिकल एंगल तब बनेगा जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर से किसके तरफ, रेयरर की तरफ, तो ये है। और क्रिटिकल एंगल उसे कहते हैं जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। अब इसमें इससे लाइट आ रही है तो इसका हो जाता है n1, इसमें वेलोसिटी v1 और इसमें लैम्डा 1, और इसमें मान लो v2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और लैम्डा 2। अब क्या है, आपको स्नेल्स लॉ लिख दो, स्नेल्स लॉ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। लैम्डा की तो कोई चर्चा ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन आई की वैल्यू हो जाएगी c और साइन आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन आर हो गया 90 डिग्री। n2 n1 की तो बात ही नहीं है, तो बचा v1 कितना है यहाँ पर, v1 देखिए v1 कितना है, x बाई सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, ये एक्चुअली में v2 है, फ्लो में ये गड़बड़ हो गया, ये v1 है, ये है v2 और ये है v1, क्योंकि इससे लाइट आ रही है ना, तो ये v1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये हो गया, अब v1 की वैल्यू पुट कर दो, v1 हो गया 10x अपॉन t2 इंटू v2 कितना है, v2 है तो ये हो जाएगा t1 अपॉन x, तो x से x हो गया डिजिट, तो कितना बच गया, तो ये बच गया साइन सी और साइन 90 कितना होता है, 90 साइन 90 होता है 1, तो हो गया 10t1 अपॉन t2, तो c की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 10t1 बाई t2। बात समझ में आ रही है, साइन c इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 10t1 बाई t2, मतलब कि ये ऑप्शन है थर्ड। ये ऑप्शन कौन सा है, थर्ड नंबर ऑप्शन है ये, फर्स्ट क्लास अंदाज में नोट करते चलिए। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक एसी वोल्टेज है, ठीक है, एक 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the correct in the primary winding? ऑप्शंस दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे देखिए आपको सेकेंडरी कॉइल की सारी बातें दी गई है, सेकेंडरी कॉइल की सारी बातें क्या क्या दी गई है, तो आपको V2 दिया गया है 12 वोल्ट, उसके बाद पावर दिया गया है 60 वॉट, उसके बाद आपको, तो आप यहाँ से I2 निकाल सकते हो। I2 कैसे निकालोगे, तो I2 हो जाता है पावर अपॉन V2, मतलब पावर का फॉर्मूला होता है ना VI, यहाँ से आप I2 निकाल सकते हो। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ जाती है, पावर कितना है 60 और V2 कितना है पावर, तो I2 की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर, तो आपने I2 निकाल लिया। अब जब आपने I2 निकाल लिया तो टर्न रेशियो आपको पता होना चाहिए, N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2। ये क्या है, तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, V2 क्या है नंबर वोल्टेज इन सेकेंडरी, V1 क्या है वोल्टेज इन प्राइमरी, उसके बाद I1 I2 आपको पता है। तो अब ध्यान से देखिए N2/N1 आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि V2 कितना है, V2 सेकेंडरी कॉइल का कितना दिया गया है 12, ठीक है, और प्राइमरी का कितना है 220, तो ये कितना बार में चला जाएगा, तो ये जाएगा आपको 12 1 जा 12 और बचा कितना 8 10 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 5 चौके 20 और 5 चौके 20 55, तो N2/N1 कितना आ गया 3/55। अब ध्यान से देखिए आपको I2 पता है, N2/N1 पता है, I1 निकालना है, खटाक से निकाल लो, I1/I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N2/N1, और N2/N1 की वैल्यू कितनी है N2/3/55, ठीक है। I1 निकालना है, I2 की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, तो 5 से ये चला गया है 11 बार में, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/11, तो 3/11 है, तो 11 को 3 से डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा 0.0 और 11 दूनी, तो कितना आ गया ये 22 और इधर आया 8, तो 80 और 11 7 जा 77, तो ये आ गया 3, देखो तो कौन सा है, ये आ जाएगा आपको 0.27, 4 नंबर आंसर, कितना नंबर आंसर 4 नंबर आंसर हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद देखें ध्यान से, यहां पर एक सवाल है, सस्ता सवाल कहता है कि फुटबॉल प्लेयर मूविंग विथ साउथवर्ड, बनाते चलो साउथवर्ड, तो सबसे पहले ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जा रहा है, तो इसे मान लीजिए और साथ में इसे मान लीजिए एक्स एक्सिस और इसे मान लीजिए वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो तो यू इनिशियल कितना है, वो किधर जा रहा है, साउथवर्ड जा रहा है, कुछ वेलोसिटी होगी इसकी तो साउथवर्ड जा रहा है, मतलब कि हम लिख सकते हैं u माइनस 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 यू जे कैप, क्योंकि ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो ये निगेटिव हो गया माइनस जे कैप। उसके बाद फाइनल किधर है, तो फाइनल है वो जाता है किस तरफ, फाइनल जाता है सेम स्पीड ईस्टवर्ड मतलब कि यू आई कैप है ना, यू आई कैप। अब कह रहा है कि जो सेम फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास एक्सेलरेशन क्या होता है डीवी बाई डी, मतलब कि जहां भी ये डीवी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो हमें डीवी मतलब कि डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब ध्यान से देखिए वी फाइनल कितना है, तो यू आई कैप माइनस माइनस यू जे कैप, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यू आई कैप प्लस यू जे कैप। अब ध्यान से देखिए डेल्टा वी किस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, आई कैप और जे कैप दोनों पॉजिटिव है, मतलब इस वाले में आएगा, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर हो गया अलोंग नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए ये जो सवाल है मैग्नीट्यूड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट कितनी होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट कितनी होगी, ध्यान से देखते चलिए। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट हो जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले इस सर्किट को मैं यहां दोबारा बना लूं, तो ये आ गया 2m, ठीक है, 2 ओम 10 वोल्ट, उसके बाद E और ये 5 वोल्ट, और उसके बाद 1 ओम और ये B C, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 7 ओम और ये D और ये A। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर बड़ा वोल्ट ये ज्यादा है तो करंट इसकी फ्लो होगी, ठीक है, 10 वोल्ट बड़ा है, यहाँ लिख सकते हैं 10 वोल्ट बड़ा है 5 वोल्ट से, तो करंट इसी की वजह से फ्लो होगी, और किस तरफ फ्लो होगी, तो इस तरफ फ्लो होगी। आई की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि 10 वोल्ट बड़ा है। अब इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा दो, सिंपल किरचॉफ्स लॉ इसमें लगा दीजिए। किरचॉफ्स लॉ लगाइएगा तो ए से हम बढ़ रहे हैं, ए से बढ़ रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2i बैटरी का पहले निगेटिव मिला इसलिए -10, फिर उसके बाद बैटरी का पहले पॉजिटिव मिला इसलिए +5, उसके बाद ये करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो ये हो गया कितना, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, 1 ओम तो i, फिर उसके बाद इधर चलिए तो फिर कितना हो जाएगा 7i इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ठीक है देखो ध्यान से, तो 7 7 और 1 8 8 और 2 10 कितना हो गया 10i इज इक्वल टू कितना हो गया, ये -10 -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +5, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 5/10, मतलब i की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, और 0.5 एम्पियर, और करंट किधर से किधर जा रही है, तो a से b, मतलब a से b e होते हुए, तो इसका सही आंसर कितना हो गया 0.5 एम्पियर a से b किस क्या होकर e होकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दो सस्ता सवाल पूछा गया है। सबसे पहला सवाल ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे पहला सवाल पूछा गया है द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछा गया है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर मूव कर रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ होगा। अगर मान लीजिए इस तरफ मूव कर रहा है तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना और अपने कर्ल्ड फिंगर को ऐसे डालिए, तो ये इसका एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। अब ये ध्यान से देखिए ये किधर अंगूठा किस तरफ है, एक्सिस की तरफ, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद दूसरा सवाल कहता है कि बुलेट है,
बुलेट फ्रॉम गन इतना से 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर अब ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और यहाँ फेंका गया है कितना 280 के स्पीड से, और एंगल कितना है, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो वर्टिकल के लिए हमें ये निकालना होगा जो होगा u साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा u cos 30 डिग्री। ठीक है, तो u साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर, तो u कितना है 280 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, फिर इसका स्क्वायर है इसलिए 280 गुने 1/2 इंटू 1/2 ये वाला 2, और g कितना 1/g कितना लेना है, तो g लेना है 9.8। अब सॉल्व कर दीजिए, इसमें क्या था, ये 2 से गया कितना बार में 140, इसको भी ऊपर डाल दो 100। ठीक है, उसके बाद ये 7 से चला गया कितना बार में, 7 दूनी 14 20 बार में, और ये 7 से चला गया 7 का 7, 7 चौके 28। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ध्यान से 14 से ये चला गया 280 2 टाइम्स, फिर 2 से ये चला गया 10 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद भी कोई जाने वाला है, फिर इस 2 से ये चला गया 10, तो कितना गया 10 गुने 10 गुने 10 1000, कितना आ गया 1000 मीटर। तो इसका आंसर एच मैक्स कितना आ गया 1000 मीटर। एच मैक्स कितना आ गया 1000 मीटर। कितना सस्ता सवाल पूछा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए ध्यान से, कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। आसान सा सवाल, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप फॉर्म करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप फॉर्म करता है, इस वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखिए तो वो क्लोज लूप फॉर्म करता है। इस वजह से किसी भी क्लोज सरफेस में डालेंगे तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर होगा उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट भी हो जाएगा। अब इसके बाद देखें ध्यान से, यहाँ पर एक और सवाल है जो कितना छोटा और अच्छा सवाल पूछा गया है, सस्ता सवाल पूछा गया। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कितना होगा। तो ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो इसका फॉर्मूला इसको जोड़ देंगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये पैरेलल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब उसके बाद दोनों सीरीज में, तो सीरीज के लिए लगा दीजिए 1/CS = 1/ इसका कितना आया 3, और इसका कितना आया 1/6, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा 6, और इधर आ गया 2 + 1 तो कितना आ गया ये 1/2, तो 1/CS तो सीरीज, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 2 माइक्रोफराड, मतलब कि 4 नंबर आंसर इसका कितना आ गया 4 नंबर आंसर। तो कितने अच्छे सवाल पूछे गए हैं नीट में, अब ध्यान से देखिए। उसके बाद कहता है A vehicle travels half the distance with the speed v and the remaining distance with 2v, its एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमने दोनों डिस्प्लेसमेंट x ले लिया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने 2x लिया है, तो हाफ हो गया x और दूसरा हाफ हो गया x। कितने से जाता है, ये v से जाता है, ये कितने से जाता है 2v से जाता है। इसका टाइम कितना लगा, तो इसका टाइम लगा है आपको x/v, और इसका टाइम कितना लगा है, तो इसका टाइम लगा x/2v। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। टोटल टाइम कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो t1 + t2, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपको एलसीएम कॉमन निकाल लोगे x/v, तो एक बचेगा 1 और दूसरा बचेगा +1/2। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3x/2v, 3x/2v। उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x इंटू टोटल टाइम कितना है, तो 2v/3x, x हो गया डिस्ट्रिक्ट, तो कितना आ गया 4v/3, 4v/3, 2 नंबर दूसरा आंसर, दूसरा ऑप्शन। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखें ध्यान से। चलिए, तो यहां पर एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। तो यहाँ कहता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो क्या करेंगे, 1/16 इज एक्चुअली 2 to the power 4। इस पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस पावर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो मिलेगा आपको 80 मिनट्स। मिलेगा कितना मिनट्स, 80 मिनट्स। तो सही आंसर कितना हो गया 80 मिनट्स हो गया। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या है 80 मिनट्स। इसके बाद देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल है, देखिए ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कितना 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग करंट इतना। तो सिंपल यहां पर आपके पास आंसर होना चाहिए कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है E इज इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल कितना है, एल दिया गया है 4 माइक्रो हेनरी, तो 4 माइक्रो में ही आंसर है, या लिख लो -6 इंटू करंट कितनी है तो 2 इंटू 2, तो एक 2 से एक 2 चला गया तो कितना आ गया 4 2 जा 8 माइक्रो जूल। तो ये एनर्जी 8 माइक्रो जूल, मतलब कि थर्ड नंबर आंसर आपका सही है। इसके बाद बात करते हैं कि एक वायर है और इस वायर में एक वायर है और इस वायर को सेलिंग से जोड़ दिया गया है। ये एक वायर है और इस वायर को सेलिंग से जोड़ दिया गया है और इस सेलिंग में रिजिड सपोज एक वेट लगा दिया गया है W, और आपसे पूछ रहा है फ्री इन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स लग रहा है वेट जितना, फोर्स कितना लग रहा है वेट जितना, और एरिया कितना A मतलब कि W अपॉन A, मतलब कि आंसर इसका पहला वाला आंसर है W अपॉन A। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि थीटा कितना दिया गया है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी गई है तो 2 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, टॉर्क कितना दिया गया है 4 न्यूटन मीटर। आपसे पूछ रहा है Q की वैल्यू क्या होगी, जबकि 2A की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। कितना आसान सा सवाल है। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और P जो होता है वो डाइपोल मोमेंट है, तो उसे लिख सकते हैं Q इंटू 2A E साइन थीटा। आप सारे वैल्यूज पुट कर दो, E की वैल्यू Q की वैल्यू पता चल जाएगी। टॉर्क कितना है 4, चार्ज हमें निकालना है, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया मीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵ और साइन थीटा 30 डिग्री मतलब 1/2, तो इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 चला गया, उसके बाद क्या बचा 4, फिर इस 2 से ये चला गया, कितना आ गया 2, ठीक है। उसके बाद इधर Q इंटू, और ये देखो 5 में से 2 गया तो 3, 3 आ गया नीचे, इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू क्या आ गई 2 × 10⁻³ मतलब कि Q की वैल्यू आ गई 2 मिली कूलम, और ये रहा आंसर नंबर इसका थर्ड। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद देखें ध्यान से, तो कहता है कि इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम शॉर्टेज वेवलेंथ बाल्मर सीरीज, ठीक है। देखिए तो बाल्मर के लिए जो रेंज है, बाल्मर के लिए रेंज है इन्फिनिटी टू 2, और ब्रैकेट के लिए जो रेंज है वो कितना है इन्फिनिटी टू 4। उसके बाद लैम्डा का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इसे अगर हम फॉर बाल्मर के लिए यही फॉर्मूला लगाएं तो फॉर बाल्मर, ठीक है, बाल्मर के लिए फॉर्मूला लगाइए 1/λ 1 मान लेते हैं, और r 1/n1, n1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ कितना हो जाएगा 0, तो 1/λ 1 की वैल्यू आ गई r/4। उसके बाद लगाइए सेम फॉर्मूला किसके लिए, फॉर ब्रैकेट के लिए, किसके लिए लगाइए फॉर ब्रैकेट के लिए, तो 1/λ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा r, ठीक है, और 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 0, ये हो गया 2। अब देखो ध्यान से दोनों को इक्वेट कर दो, तो r को r के इक्वेट कर दो, तो एक r की जगह आप लिख सकते हो 4/λ1, और एक r की जगह लिख सकते हो 16/λ2, तो 4 से ये चला गया 4 टाइम्स, तो λ2 आ गया 4λ1, मतलब कि ये रहा आंसर 4λ1 मतलब कि 4λ, ठीक है। तो इसका 1 आंसर हो गया। इसके बाद देखिए ध्यान से, ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो एक रिवर है, तो ये मान लीजिए रिवर हो गया और यहाँ पर एक ब्रिज है। इस ब्रिज की हाइट मान लीजिए h है, और कहता है स्टूडेंट ब्रिज पर खड़ा है और बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है कितने से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बॉल स्ट्राइक होता है जमीन पर, मतलब कि टाइम दिया हुआ है आपको 4 सेकंड। कहता है हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर कितना होगा, तो सिंपल है h इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ GT², ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लेंगे नेगेटिव, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया u कितना है, u कितने से फेंका गया है तो 4, टाइम कितना लगा 4 प्लस हाफ, g कितना लेंगे -10, और टाइम कितना लगा 4 का स्क्वायर 16, ये चला गया कितना आ गया 8।
तो आ गया 16 माइनस 80 मतलब कि माइनस 64, मतलब h इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 64, क्योंकि हमने नीचे वाला निगेटिव लिया है तो आ जाता है इसका आंसर 64। बात समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।